बहुत समय पहले की बात है। बेताल ने कहना शुरू किया। एक नगर में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम रमेश था। वह नगर के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। रमेश की एक ही बेटी थी, सुनैना। सुनैना सुंदर, समझदार और सुशील थी। रमेश का सपना था कि उसकी बेटी की शादी एक वीर, साहसी और बुद्धिमान युवक से हो जो उसकी बेटी की रक्षा कर सके और उसके व्यवसाय को भी संभाल सके। एक दिन रमेश ने अपने मन की इच्छा जाहिर करने के लिए नगर के विभिन्न राजघरानों और प्रतिष्ठित घरों में समाचार भेजा कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। उसकी तलाश का समाचार सुनते ही 3 साहसी युवक अर्जुन, विशाल और आनंद रमेश के घर पहुंचे। तीनों ही नौजवान अपने साहस, बुद्धिमानी और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने रमेश से कहा कि वे सुनैना से विवाह करना चाहते हैं। रमेश ने सोचा, यह एक कठिन निर्णय है। तीनों ही युवक योग्य और साहसी हैं। इन्हें परखने के लिए मुझे एक कठिन परीक्षा लेनी चाहिए ताकि इनकी असली योग्यता का पता चल सके। अगले दिन रमेश ने तीनों युवकों को बुलाया और कहा, तुम तीनों योग्य हो, लेकिन मेरी बेटी का वर बनने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तीनों युवकों ने रमेश की बात मान ली और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। रमेश ने उन्हें बताया, तुम्हें एक खतरनाक सफर पर जाना होगा। तुम्हें एक दूर दराज के समुद्र के पार एक पहाड़ी के पास पहुंचना होगा, जहां एक गुफा में एक रहस्यमयी मणि छुपी है। कहा जाता है कि यह मणि संजीवनी मणि है और इसे छूने से मृत व्यक्ति को भी जीवन मिल सकता है। जो भी यह मणि सही सलामत मेरे पास लेकर आएगा, वही मेरी बेटी से विवाह कर सकेगा। तीनों युवक रमेश के निर्देशानुसार उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई खतरों का सामना किया, समुद्री तूफानों का सामना किया और हिंसक जंगली जानवरों से भी मुठभेड़ की, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः वे उस गुफा तक पहुंच गए जहां मणि छिपी हुई थी। गुफा के भीतर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मणि एक अद्भुत नीले प्रकाश में चमक रही है। तीनों की आंखों में लालसा झलकने लगी। अर्जुन और विशाल में यह बहस छिड़ गई कि मणि किसके पास जानी चाहिए। दोनों में मणि को लेकर जोरदार बहस होने लगी और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे आपस में युद्ध करने पर आमादा हो गए। लेकिन आनंद ने शांति से काम लिया। उसने सोचा, यह समय झगड़ा करने का नहीं है, यह मणि सबकी भलाई के लिए है और इसे सुरक्षित यहाँ से ले जाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आनंद ने अर्जुन और विशाल को समझाते हुए मणि अपने पास रख ली और उन्हें शांतिपूर्वक समझाकर यात्रा के लिए तैयार किया। इस प्रकार बिना किसी विवाद के आनंद ने मणि को सुरक्षित तरीके से अपने साथ वापस लाने में सफलता पाई। शहर लौटने पर रमेश ने आनंद के धैर्य और समझदारी से प्रभावित होकर घोषणा की कि आनंद ही सुनैना से विवाह के योग्य है। आनंद और सुनैना के विवाह की तैयारियां चल ही रही थीं कि एक रात एक अजीब घटना घटी। सुनैना अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। सभी ओर कोहराम मच गया। रमेश, आनंद और नगर के सभी लोग सुनैना को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन सुनैना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान आनंद को जंगल के किनारे कुछ अजीब पद चिन्ह दिखाई दिए। वह यह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने रमेश को बताया और दोनों ने एक तांत्रिक को बुलाया ताकि यह रहस्य सुलझ सके। तांत्रिक ने बताया कि सुनैना को एक मायावी प्रेत ने अपने वश में कर लिया है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों और साधना से प्रेत को बुलाया। प्रेत ने मजबूरी में बताया कि उसने सुनैना की आत्मा को कैद कर लिया था और अब केवल उसकी एक छाया नगर में विचरण कर रही थी। तांत्रिक ने अपने शक्तिशाली मंत्रों से प्रेत को बांध दिया और सुनैना की आत्मा को उसके शरीर में पुनः स्थापित किया। इस प्रकार आनंद की समझदारी और साहस से सुनैना की जान बच गई और नगर को भी प्रेत के आतंक से मुक्ति मिली। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, आनंद ने अपने साहस और बुद्धिमानी से सुनैना की रक्षा की। क्या अब भी वह सुनैना से विवाह का अधिकारी है? क्या उसने सुनैना की रक्षा के बदले उसका सच्चा प्रेम पा लिया, या उसे अब सुनैना की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए स्वयं को पीछे हटाना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, आनंद ने साहस और प्रेम का परिचय दिया, लेकिन सच्चा प्रेम तभी पूर्ण होता है जब दोनों पक्ष स्वेच्छा से एक दूसरे को चुने। आनंद को सुनैना की रक्षा करने का गौरव अवश्य मिला, लेकिन यह सुनैना पर निर्भर करेगा कि वह विवाह करना चाहती है या नहीं। आनंद को उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। यह सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु तुमने शर्त के अनुसार जवाब दिया, इसलिए मैं अब लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया और फिर से अपने पेड़ पर जा लटका।